हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। पिछले कुछ समय से डॉलर के कंपैरिजन में रुपी का फ्री फॉल देखा जा रहा है और लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से पहली बार डॉलर के कंपैरिजन में रुपी ने 80 का कन्वर्जन बैरियर ब्रीच कर दिया है, यानी रुपी इज एट ऑल टाइम लो। अब इसका क्या इम्पैक्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं और क्या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए ताकि इस कॉन्सेप्ट से अगर कोई एमसीक्यू आए तो उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच अमेजिंग वीडियोस। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमें समझना होगा रीजंस, क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से रुपी डॉलर के मुकाबले कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा है। सबसे पहला रीजन, एफपीआईज पुलिंग आउट मनी। इसका मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलरली अपना पैसा निकाल रहे हैं इंडियन मार्केट से। इसका क्या रीजन है, यूएस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं, यानी अगर आप एफपीआई हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं और आप यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और ये बात हम जानते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं और ये एफडीआई की इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस से बहुत अलग होते हैं। एफडीआई लॉन्ग टर्म होता है तो एफपीआई बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है, कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं किसी भी कंट्री से। किसी और कंट्री में या इकोनॉमी में ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेंस एफपीआईज आर वेरी वॉलेटाइल। सबसे बड़ा रीजन रुपी के फॉल का है, जो एफपीआईज इंडिया में इन्वेस्टेड थे, यूएसए में ज्यादा रिटर्न की वजह से उन्होंने अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल लिया है। अब जब ये पैसा निकालेंगे, ये निकालेंगे डॉलर की फॉर्म में, तो उसका इमीडिएट आउटकम क्या रहेगा, फॉरेक्स रिजर्व्स भी नीचे चले जाएंगे। फॉरेक्स रिजर्व के साथ साथ जो डॉलर का प्रेजेंस है इंडियन इकोनॉमी में वो भी नीचे चला जाएगा। अब इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें, डॉलर कम है, रुपी ज्यादा है। आप ये जानते हैं जो चीज कम होती है उसकी डिमांड ज्यादा होती है। अब बहुत कम डॉलर बहुत ज्यादा रुपी को फॉलो कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में, इसीलिए डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है रुपी के कंपैरिजन में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डाउन है, डॉलर का प्रेजेंस भी डाउन है इंडियन इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ एफपीआईज पुलिंग आउट देयर मनी एज दे आर बीइंग ऑफर्ड हायर इंटरेस्ट रेट्स इन यूएस मार्केट। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था। उसके साथ ही प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेशन काफी समय से देखा जा रहा है, चीजों का प्राइसेस बढ़ता जा रहा है इंडियन इकोनॉमी में। सीपीआई की फिगर्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप ये जानते होंगे ऑफ लेट इन्फ्लेशन इज ऑन द हायर साइड। तीसरा रीजन, कोविड-19 का लॉकडाउन जो प्रोलॉन्ग हो गया चाइना में। अब देखिए बाकी इकोनॉमीज तो ओपन हो चुकी हैं, लेकिन आप न्यूज में रेगुलरली देख रहे होंगे कि चाइना के कुछ पार्ट्स में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन रेगुलर केसेस पे बढ़ता जा रहा है। अब चाइना पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, अगर ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी, जिसका ओरिजिन ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि चाइना से है, क्योंकि चाइना इज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरर, तो चीजें डिस्टर्ब होंगी, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी और उसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी मार्केट में। और ये हमने हिस्टोरिकली देखा है, जब भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है ग्लोबल मार्केट में या फिर ग्लोबल ट्रेड में, तो रुपी क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं माना जाता, उसकी वैल्यू नीचे गिरती है और ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर द करंट फ्री फॉल ऑफ रुपी। चौथा रीजन, रशिया यूक्रेन वॉर। ये तो हम सब जानते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो रेगुलरली बढ़ती जा रही हैं। अब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इंडिया का मेजर ऑयल का डिमांड इंपोर्ट ड्रिवन है, यानी जितना भी इंडिया की ऑयल की डिमांड है वो इंपोर्ट करके पूरी होती है और इंपोर्ट करने के लिए चाहिए होता है डॉलर। अब जब इंपोर्ट महंगा हो जाएगा तो ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा। वो डॉलर कहाँ से आएगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से आएगा, जिसकी वजह से ज्यादा डॉलर हमें देना पड़ेगा और फिर ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा तो रुपी की वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है। उसके साथ ही अगर ग्लोबल सक्सेसफुल इकोनॉमीज, ग्लोबल डेवलप्ड इकोनॉमीज जैसे यूके, यूरोप, इन सब जगह देखें, वहां के सेंट्रल बैंक्स टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। और जब दूसरी फॉरेन सक्सेसफुल डेवलप्ड इकोनॉमीज में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होती है, देन वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट ऑल्सो रुपी की वैल्यू गिरती है, क्योंकि इंडिया फेवरेबल डेस्टिनेशन नहीं होता इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आते ऐसे समय पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो सिचुएशन जो ऑलरेडी खराब है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, वो और नीचे चली जाती है बिकॉज ऑफ फॉल इन रुपी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे जो हमने देखे जिसकी वजह से रुपी में गिरावट देखी जा रही है। यूपीएससी की आदत है इस तरीके के स्टेटमेंट्स बना के पूछता है वो। तो आप अगर किसी क्वेश्चन को जो कि इस कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है उसको फेस करेंगे तब नाउ यू नो द आंसर। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हमने रीजंस तो देख लिए जिसकी वजह से रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर रुपी डेप्रिशिएट करेगा इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट इमीडिएटली देखा जा सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, ट्रेड की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, तो वहां पे दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है अगर रुपी ऊपर नीचे जाता है। तो पहला है इम्पोर्ट। अगर हम इम्पोर्ट की बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर रुपी डेप्रिशिएट कर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, मान लीजिए कोई एक चीज $1 की है इंटरनेशनल मार्केट में जो हम इंपोर्ट करा रहे हैं, एक टाइम पे हम उसके बदले में 50 रुपए देते हैं, लेकिन अब
रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई, अब $1 हो गया है 70 रुपए का। लेकिन हमें फिर से ये $1 की चीज इंपोर्ट करनी है। पहले हम इस चीज के लिए देते थे 50 रुपए, अब हमें देने होंगे 70, या फिर आज की डेट की बात करें 80 रुपए। तो जो चीज पहले $1 की ली थी, अभी भी वो इंटरनेशनल मार्केट में $1 के लिए है, लेकिन इंपोर्ट करते हैं जब हम उसी चीज के 50 की जगह 70 या 80 रुपए देते हैं, तो कॉस्टली हो गई, महंगी हो गई। तो इम्पोर्ट्स की अगर बात करें, रुपये के डेप्रिसिएशन पे इम्पोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं, ये आप याद रखिए। वहीं पे हम बात करें एक्सपोर्ट्स की, एक्सपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर रुपये डेप्रिशिएट होता है। तो देखिए, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं पैसा हमारे पास आता है, यानी इंडिया के अंदर पैसा आता है। पहले मान लीजिए कोई $1 की चीज हम सेल करेंगे, उसके बदले में हमारे पास आते थे 50 रुपए, लेकिन अब उसकी वैल्यू गिर गई। इसी डॉलर की चीज के बदले में जब हम इसको सेल करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो बाहर के देश से हमारे पास आएगा $1 के बदले में 80 रुपए। ये बेटर है ना? पहले हम उसी चीज के 50 रुपए पाते थे, अब हमें उसी चीज के बदले में मिलते हैं 80 रुपए। तो इसलिए एक्सपोर्ट चीप हो जाते हैं। इसलिए जो लोग एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए सिचुएशन बेनिफिशियल रहती है और उस सेम चीज को एक्सपोर्ट करने में उनको ज्यादा पैसा मिलेंगे इंडियन मार्केट में। तो ये थे रुपी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। हमने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे देखा रुपी डेप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट होता है। उसके बाद ही इकोनॉमी के ऊपर स्पेसिफिकली अगर बात करें, इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो देखिए, लास्ट पॉइंट में हमने देखा था डेप्रिसिएशन अगर होता है तो एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा है। अब एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा नैरो होगा, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और ये जनरली इंडिया के केस में नेगेटिव रहता है, यानी इंडिया हमेशा एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है। तो रुपया अगर डेप्रिशिएट होगा, एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। अगर वैल्यू में भी हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन सेम चीज के लिए ज्यादा पैसा हमें मिल रहा है, तो हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट थोड़ा नेगेटिव को नलीफाई करेगा, यानी नैरो डाउन होगा। इसलिए कहा जाता है डेप्रिसिएशन इज गुड फॉर करंट अकाउंट डेफिसिट। वहां पे आपसे ये पूछा जा सकता है डेप्रिसिएशन इज बैड फॉर करंट अकाउंट डेफिसिट। ये स्टेटमेंट गलत होगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज गुड फॉर करंट अकाउंट डेफिसिट एज इट हेल्प्स इन गेटिंग बेटर एक्सपोर्ट्स और हायर एक्सपोर्ट्स। लेकिन वहीं पे अगर रुपी ऐसे समय पे डेप्रिशिएट कर रहा है जब इन्फ्लेशन हाई है आपकी इकोनॉमी में, जैसे कि हम देख रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, तो उसका आउटकम क्या होगा। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं, यानी कुछ भी हम मंगा रहे हैं बाहर से, कुछ भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, वो महंगा हो जाएगा। और इंडिया में ऑलरेडी इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है मतलब महंगाई ऑलरेडी ज्यादा है। जब महंगाई ऑलरेडी ज्यादा है, रुपये के डेप्रिसिएशन की वजह से कॉस्टलियर इंपोर्ट्स हैं, तो इसका डायरेक्ट आउटकम होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि फर्दर पुश करेगा इन्फ्लेशन को जो ऑलरेडी हाई है आपकी इकोनॉमी में। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई कार मैन्युफैक्चरर है आप, कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेजर कंपोनेंट्स आप बाहर से इंपोर्ट कराते हैं। अब जब इंपोर्ट करा रहे हैं, ऑलरेडी इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, लेबर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ऊपर से आपने इंजन, मान लीजिए इंजन के कुछ कंपोनेंट्स हैं बाहर से मंगाए जिसकी प्राइस हाई है। अब इस प्राइस हाई को आपको कंपनसेट करना होगा, जो फाइनली कार बन के निकलेगी उसकी प्राइस भी आपको हाई करनी पड़ेगी, तभी आप इस चीज को कॉम्पनसेट कर पाएंगे, राइट। तो इसकी वजह से आपकी प्राइस, आपकी कार की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और जब इनपुट की वजह से किसी चीज की प्राइस राइज होती है और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि ये इन्फ्लेशन ड्राइव्ड हुआ है आपकी इंटरनल कॉस्ट के बढ़ जाने से। तो यहाँ पे हम एक और इंपॉर्टेंट आउटकम देखते हैं। अगर रुपये डेप्रिशिएट करता है इन्फ्लेशन के सिनेरियो में, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा, हमारे इम्पोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे और एक सिचुएशन जनरेट होगी इकोनॉमी में बाय द नेम ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन उसका रीजन होगा कॉस्ट के बढ़ने से। तो हमने जब इकोनॉमी के इम्पैक्ट की हम बात करते हैं, पहला देखा डेप्रिसिएशन, दूसरा देखा इन्फ्लेशन, तीसरा आप लोग हम कवर करेंगे। रुपये जब डेप्रिशिएट होता है, इट इज कंसिडर्ड बैड फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए खराब है, क्योंकि उनको मनचाहा रिटर्न नहीं मिलेगा, रुपये की वैल्यू डाउन है। तो इंडिया फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक फेवरेबल डेस्टिनेशन नहीं होता पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं पे दिस इज ऑल्सो बैड सिचुएशन फॉर इंडियंस जिन्होंने लोन लिया हुआ है बाहर, यानी दूसरी कंट्रीज में लोन लिया हुआ है। मान लीजिए मैं इंडियन हूँ, मैंने दूसरी कंट्री में लोन लिया हुआ है, अब मुझे चुकाना तो अपनी पॉकेट से पड़ेगा। मेरी अर्निंग हो रही है रुपीज में। पहले $1 के बदले में जब अपना लोन रिपे करता था, उसके बदले में मैं 50 रुपए देता था। अब इसी $1 के लोन को पूरा करने के लिए मुझे 80 रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पे समझा आपने, रुपये डेप्रिशिएट होता है तो ये खराब है उन इंडियंस के लिए भी जिन्होंने इंडिया के बाहर लोन लिया हुआ है, क्योंकि चुकाना तो उनको रुपीज में ही है, उनकी पॉकेट से रुपीज ही निकलेगा अगर इस लोन को चुकाना है। तो ये हमने कुछ इमीडिएट इम्पैक्ट एंड रीजंस देखे जिसकी वजह से रुपये डेप्रिशिएट कर रहा है। ऑलराइट, आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। चलिए, सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, स्टडी हार्ड, हैव अ गुड डे, थैंक यू।